This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतर अहमद। एक बात हमेशा मैं कहता चला आया हूं, आज के दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा। हमारे बहुत सारे मसाइल जिनका कोई डायरेक्टली लिंक एजुकेशन से नहीं है, बिल्कुल तीसरे मसाइल हैं, लेकिन अगर हम उसकी तहकीकात करें और इन डेप्थ रिसर्च करें तो फिर हमें पता चलता है कि ये तालीम की कमी की वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। तालीम की कमी की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। अगर नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, तालीम के अमली तौर पर प्रोजेक्ट्स की तरफ राग़िब किया जाए, रीडिंग कल्चर को डेवलप किया जाए और ये वाला कल्चर, लिटरेसी वाला कल्चर को प्रमोट किया जाए, तो हमारे आगे आने वाले बहुत सारे मसाइल का हल इसमें पिन्हा है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए गो कि ये मौजू तो इतना बड़ा है कि इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए, लेकिन चलें अगर हम इस पर पहल करें तो कोई बुराई नहीं है। आज हमारा मौजू गुफ्तगू पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और बुक सेलिंग, ये आज का हमारा मौजू है। और आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास जो शख्सियत तशरीफ़ रखती है, आपका तारुफ़ करा दें। आप हैं जनाब अज़ीज़ खालिद साहब। अज़ीज़ खालिद साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर। सवालात तो बहुत सारे होंगे यकीनन, मैं भी भरा पड़ा हूँ तदरीस के शोबे से मेरा भी ताल्लुक़ है। ये बताइए सर कि जितना भी छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है, ये इट्स नॉट एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मेरी इस बात से आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं? मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। अच्छा, इसमें कोई बहस की तो गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, जहाँ हमारा मुल्क बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में पीछे है, वहाँ पे बुक पब्लिशिंग में भी पीछे है। और यकीनन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे शोबों के अंदर हुकूमत की सरपरस्ती होनी चाहिए और उसकी हुकूमत की मदद और उसकी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे जो मखसूस इंडस्ट्रीज़ हैं वो तरक्की करें, वैसे ही बुक पब्लिशिंग है। हमारे अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देख लें तो वो हमसे कहीं आगे निकल चुके, जिनका हम हिस्सा थे वो हमसे अब 50 से 100 बरस आगे जा रहे हैं बुक पब्लिशिंग के अंदर। मैं दूसरे शोबों की बात नहीं करता जी, लेकिन आपके जहन में यकीनन बहुत सारे सवालात उससे रिलेटेड आते होंगे। बिल्कुल। तो आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाते होंगे, आप वहाँ पे पाकिस्तानी किताबें भी देखते होंगे और गैर मुल्की किताबें भी देखते होंगे, तो आपको ये आता होगा कि भाई हमारे जहन में सबसे पहला ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी किताबें क्यों नहीं छप सकती। बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल सही है। इसके जो जवाब है वो काफ़ी तवील है, लेकिन उसको मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। देखिए, किताब जो है वो या कोई भी शोबा जो है, जब हुकूमत उसमें सरपरस्ती नहीं करती और उसमें हुकूमत की तरफ से फाइनेंशियल कोई असिस्टेंस नहीं होती, हुकूमत का कोई लाइन ऑफ एक्शन आपके सामने नहीं होता, तो जो भी फ़ैसले हुकूमत के होते हैं वो फौरी होते हैं, हंगामी नौइयत के होते हैं। तो उसमें आप किताब को तो नहीं ठीक कर सकते, किताब की इंडस्ट्री में तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये तो हो सकता है कि अगर चावल की एक्सपोर्ट किसी वजह से रुकी हुई हो, या सीमेंट का कोई मसला हुआ हो, या पान की इंपोर्ट श्रीलंका से नहीं हो रही हो, तो हुकूमत हंगामी बुनियाद पे वो काम कर ले। लेकिन किताब जो है उसके लिए वो एक बड़ा तवील सफ़र है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें ऑथरशिप की तरफ जाना होगा, हमें इसके कागज़ की सप्लाई की तरफ जाना होगा, हमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ जाना होगा, हमें इसमें पायरेसी को देखना होगा। ये यकीनन सारे सवालात आपके जहन में होंगे। ये सब एक दूसरे के साथ नथी हैं। बिल्कुल। क्योंकि सही सिस्टम नहीं है पूरे मुल्क में। सरकारी तौर पे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हुकूमत ने बनाए हुए हैं चारों सूबों में जी, जो पहली से लेकर और 12वीं जमात तक यानी कि इंटर तक की किताबें हुकूमत की सरपरस्ती में छपती हैं, छापी जाती हैं। उसका करिकुलम अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर अपनी किताबें अलग डेवलप करता है स्कूलों के लिए, उसका करिकुलम अलग होता है।
हुकूम जो ए क्लास ए कैटेगरी के स्कूल्स हैं जो उनका रजिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान में नहीं होता, या वो ओ लेवल्स ए लेवल्स से रिलेटेड होते हैं, कैम्ब्रिज से रिलेटेड होते हैं, उनकी किताबें इंपोर्टेड होती हैं। इम्पोर्टेड है। तो अब ये इंडस्ट्री डिवाइड होती चली जा रही है जी। बिल्कुल इस तरह हमारे जो मीडिया की तरफ अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किताबी सनत को ज़रा सा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान में, इंटरनेशनली नहीं पहुंचाया। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कागज़ बहुत महंगा है। अच्छा। तो हम उसको जब पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं या लोकल कागज़ चूँकि अच्छा नहीं बनता उसको लगाते हैं तो किताब की कीमत बढ़ जाती है, जो एक आम आदमी के की पहुंच से दूर हो जाती है। ये बहुत सारे इसके असबाब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब ये इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया इनिशियल, लेकिन अब अगर मैं ये आपसे बात करूं कि हमारे पड़ोस ममालिक में भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बिल्कुल है। और वो एक काम जो करते हैं जो मैं समझता हूं कि बेहतर है, शायद हमें भी वो अडॉप्ट करना चाहिए, कि वो पब्लिशिंग बाहर की बुक्स को पब्लिश करते हैं अपने मुल्क में। बिल्कुल। और उसकी जो पब्लिशिंग अपने मुल्क में करते हैं तो वो डायरेक्ट 100% उनके रॉयल्टी पर नहीं करते, उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करते हैं और उसके साथ को ऑथर एक उनके मुल्क का भी हो जाता है। बिल्कुल सही है। और वो पब्लिशिंग होती है उस मुल्क में। बिल्कुल। तो अब फिर जब वो को ऑथर दूसरा हो जाता है तो इसमें वो चैप्टर्स में भी मॉडिफिकेशन करते हैं। अब आप मतलब बात मेरी मज़हब के केस लग रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं इस लेवल की बात करूं, लेकिन MBA के लेवल पर मार्केटिंग की किताबें पढ़ी जाती हैं फिलिप कॉटलर की, और इंडिया ने एग्रीमेंट किया हुआ है प्रिंटेस हॉल से, न्यू जर्सी के। बिल्कुल किया हुआ है। प्रिंटेस हॉल की बुक्स इंडिया में छपती हैं और वो को ऑथर इंडियन है, और उनका तो सर दीन फिल्म इंडस्ट्री है, ईमान फिल्म इंडस्ट्री है, और उनकी तालीम मास्टर्स लेवल PhD लेवल भी डांस और फिल्म इंडस्ट्री पे है। तो MBA MPhil PhD में रेफ़र करने वाली किताबों की एग्जांपल्स, वो मिस यूनिवर्स है तो फिर वो टाइटल सॉन्ग है और वो उसका डांस है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। आज से कोई 7-8 साल पहले फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के अंदर, हर फ्रैंकफर्ट बुक फेयर जो है जर्मनी के अंदर, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा बुक फेयर। जी सर, मैंने अटेंड किया, देखा है मैंने। और उसके अंदर हर साल कोई एक कंट्री जो होती है वो फेवरेट कंट्री होती है। जी। आज से कोई 10 साल पहले हिंदुस्तान वहाँ पे फेवरेट कंट्री था। अच्छा। तो हमसे ख़ास तौर पे कहा गया कि आप उसको ज़रूर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ज़रूर उन तमाम चीज़ों को देखिएगा। जब हम फ्रैंकफर्ट बुक फेयर गए और तो फ्रैंकफर्ट में ही दाखिल होने के बाद ऐसा लग रहा था कि फ्रैंकफर्ट में नहीं, हम दिल्ली में आ गए हैं। अच्छा। इस तरह कल्चर का उन्होंने अपना सारा सिलसिला किया हुआ था कि हर बुक शॉप के ऊपर जो है वो कलरफुल साड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, और ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसके साथ और तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें एक इंडिया का टच आ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको अपने मुल्क को वहाँ पे प्रेजेंट किया था। फिर वहाँ पे एक कल्चर शो था फ्रैंकफर्ट के उस हॉल में, मैं नाम उसका भूल गया हॉल का। तो मैंने अपने जो मेरे मेज़बान थे उनसे कहा, हमको 13 लोगों का डेलीगेशन था पाकिस्तान से, कि हमें वो चाहिए टिकट्स। तो उन्होंने कहा था वो तो टिकट नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो हमें मिले, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे मिले। जब वो फंक्शन शुरू हुआ और जब वो ख़त्म हुआ, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो जो एंकर थी वहाँ पे और जो वो अनाउंसर्स थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग 3 आदमियों के लिए बहुत ज़ोरदार तालियों में खड़े होकर उनको वो करें, क्योंकि आज हम यहाँ पे फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में जो आए हुए हैं और इस कल्चर शो में और दीगर चीज़ों में, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमारे साथ हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ हैं, और एक मिनिस्टर का मैं नाम भूल गया कि कौन से कल्चर के मिनिस्टर हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए अहमद साहब कि जब आप का बुक फेयर में आपके कल्चर का मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, आपका इन्फॉर्मेशन का मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, आपका एजुकेशन का मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, आप डेलीगेशन लेके वहाँ पे गए हैं। इंडियन पब्लिशर्स को एयर इंडिया की तरफ से 50% ऑफ था। वहाँ पे अगर आप 3 स्टार होटल में तक ठहर रहे हैं तो आपको उसमें डिस्काउंटेड था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी, सिर्फ इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल इस तरह उन्होंने तमाम वो फैसिलिटीज़ अपनी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को फैसिलिटेट की हुई थी, जो एक अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क करता है। अच्छा सर, ये जो किताबें छपती हैं पाकिस्तान वाले इसको इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और ये ओरिजिनल नहीं होती, ये फ़ोटोकॉपी की बाइंडिंग होती है ये।
और फिर वो जब बल्क में करते हैं तो वो जब यहाँ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को किताबें मिलती हैं तो आप यकीन कीजिए कि मेरे पास रखी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। आप बिल्कुल सही। आधा आधा पेज तो ऐसे है कि जो अनरीडेबल है, जो आप पढ़ नहीं सकते। तो वो किताब ठीक है सस्ती मिल जाती है कंपैरेटिवली ओरिजिनल किताब के हिसाब से, लेकिन वो किताब का फ़ायदा क्या जो आप आधी किताब पढ़ नहीं सकते, उसकी इतनी इन्फीरियर क्वालिटी उसकी होती है। देखिए डॉक्टर साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आप एमबीए की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल की बात करता हूँ जी। कि मेडिकल में तस्वीर चाहिए होती है, जी हाँ, तस्वीर वो भी सब ब्लैक एंड वाइट उनको बच्चों को पढ़नी पड़ती जी। हैं। लेकिन जब हुकूमत की पॉलिसी ऐसी ना हो फ्रेंडली, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पब्लिशर जो है उसको हुकूमत की तरफ से ये जमानत ना हो कि उसकी किताबें बुक में पायरेसी नहीं होगी और उस पायरेसी को हुकूमत जो है वो रोकेगी, तो वो दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं जी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 20 करोड़ के करीब है और हमारी 20 करोड़ के करीब है। जब इंटरनेशनल राइट्स की बात होती है तो वो बांग्लादेश की, श्रीलंका की, भूटान की, इसकी उसकी ले लेते हैं और उसके बाद एक पाकिस्तान बचता है तो कहते हैं इसके पैसे भी आप हमसे ले लें। अच्छा। हम ही एक्सपोर्ट कर देंगे इनको भी। जब आप जाते हैं उनसे कहने तो वो कहते हैं भाई देखें ये मैप है, इसमें हमें इतनी रॉयल्टी मिली है। अच्छा। तो हम उनसे कहते हैं साहब ये पाकिस्तान की रॉयल्टी, कहते हैं ये भी आपकी रॉयल्टी भी उन्होंने दे दी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जब आप इंडियन पब्लिशर से बात करते हैं, सिरे से निकाल ही दिया बाहर। जी जी, ये उनकी देखें, ये जिस ये मार्केटिंग है उनकी, ये मार्केटिंग भी है और माजरत के साथ पाकिस्तान दुश्मनी भी है कि वो पाकिस्तान के अंदर पब्लिशिंग सनत नहीं माजरत की जरूरत नहीं है, तो खुला और, है ये। और उसके साथ आप देख ही रहे हैं मुल्क उसमें, तो इसमें उनकी एक पॉलिसी है कि आपके यहाँ किताबों की प्रोडक्शन को रोका जा सके। सिर्फ किताबों की प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, अगर बुक पब्लिशिंग रुकती है तो प्रिंटिंग रुकती है, बाइंडिंग रुकती है, उससे रिलेटेड दूसरी इंडस्ट्री रुकती है। और अगर आप सिर्फ किताब इंपोर्ट करते हैं तो आप सिर्फ इंपोर्टर कहलाते हैं, ठीक है। और वो किताब वो अपनी पसंद से आपको देते हैं, अपनी प्राइस पे देते हैं। ये वो बहुत बड़ा फ़र्क है जो हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर पाकिस्तान की पब्लिशिंग इंडस्ट्री को नहीं हासिल हो सकता कि हम उनसे बात कर सकें। आज 1976 के अंदर या 75 के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल बुक फाउंडेशन बनाई थी जी। और वो इसीलिए बनाई थी कि अगर इंटरनेशनल कॉपीराइट हमें नहीं मिलेगा पाकिस्तान को तो वो किताब हम खुद छाप लेंगे और जो उसकी जो रॉयल्टी है वो उस इंटरनेशनल पब्लिशर को भेज देंगे, उसकी मर्जी है वो लेता है या ना ले। क्यों? भुट्टो साहब का उस वक्त कहना ये था और वो बिल्कुल सही था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए सबसे पहले है और पाकिस्तान के बच्चे हमारे लिए पहले हैं। अगर हमें आप किताबें नहीं देंगे तो वो किताबें पायरेसी भी होगी और वो किताबें दूसरे ज़राए से भी पाकिस्तान आएंगी। इसलिए हम पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे एक इदारा बनाते हैं जो ये काम करता है। उनके साथ वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई और वो पॉलिसीज़ भी ख़त्म हो गई, फिर आगे किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अच्छा सर, अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि हम इंटरनेशनल राइट्स हमें नहीं मिलते, तो पाकिस्तान में इसका कानून क्या है, प्रिवेलिंग लॉ क्या है जो प्रोटेक्ट करे इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कि इसमें पायरेसी का प्रिवेंशन हो और ये अनफेयर तरीके से बुक्स के पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब सवाल आपका बहुत बिल्कुल इससे रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बुक पायरेसी हो, चोरी, उसको दूसरे लफ्ज़ में उर्दू में हम गालिबन चोरी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। राइट्स की चोरी है, किताब की मिल्कियत की चोरी है, उस पब्लिशर की जो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ उसकी चोरी है। इसके अंदर पुलिस का एक रोल आता है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट की ऐसी फोर्सेज हैं उनका आता है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट कराती हैं, इसके अंदर अदालतों का रोल आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बुक पायरेसी में या इस किस्म के दूसरे शोबे जो हैं उसमें जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपको और मुझे मालूम है कि वहाँ पे आपको किस तरह वेलकम किया जाता है, आपकी एफआईआर कटवाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको जब उन तमाम चीज़ों से आप गुजरते हैं तो आप उसके एक्सपेंसेस बेयर कर रहे होते हैं और जो असल लोग उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए इज्तिमाई तौर पे देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान में पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे बूम आया है वो आया है प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर का बढ़ जाना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप खुद वाबस्ता हैं, प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स, उनकी डिमांड जो है वो जो हुकूमत की किताबें हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। नेचुरली आप जैसे लोग जो कि ऑथर भी होते हैं, जो कि प्रोफेसर भी होते हैं और दीगर शोबों के लोग, वो उसकी तरफ देखते हैं, वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अब तक पड़ोसी ममालिक की किताबें छप रही थी अभी, लेकिन अब मेडिकल के अंदर लोकल डॉक्टर्स लिख रहे हैं किताबें, वो लोकल पब्लिशर्स उसको छाप रहे हैं। वो इस तरह इंशाल्लाह आगे कॉमर्स में भी आपको नजर आएगा। लेकिन इसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है एजुकेशन का
उसकी डिमांड बढ़ रही है कि हमें अच्छी किताबें चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ओरिजिनल चाहिए, और ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल इंपोर्ट जो होती है किताब वो बहुत महंगी है, ठीक है। हमारी करेंसी की और जो उनकी करेंसी के अंदर फर्क है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा महंगा कर रहा है इसे। सर 152 रुपए का, अगर 152 रुपीज़ का पाउंड है तो आप खुद कन्वर्ट कर लें कि किताब की कीमत क्या हो जाएगी। तो वही जब हम लोकली प्रोड्यूस करेंगे और उस पब्लिशर को हम वो पैसे देने को तैयार हैं, रॉयल्टी देंगे, रॉयल्टी जिसे कहते हैं हम, तो उस किताब की कीमत आधी से भी कम हो जाएगी जी। और हमारी कोई प्रिंटिंग इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे प्रेसेस लगे हुए हैं। आप अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री पे जाएंगे तो आपको जितनी प्रिंटिंग मिल रही है लोकल प्रिंटिंग है, तो हम अच्छी किताबें भी छाप सकते हैं। लेकिन चूंकि पॉलिसीज नहीं है, ऐसी राइट्स नहीं है हमारे पास, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। सर कौन है रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके पास आप ये मसाइल बयान करते हैं? सर मैंने तो दो इशूज़ के लिए बड़ा उस पर फाइट की थी और वो मैं उसके करीब भी पहुंच चुका था, लेकिन उस वक्त वो हुकूमत चली गई। साबिक़ प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जो वज़ीर तालीम थे, जो जनरल साहब वो सेनेटर भी थे, उनको हमने इस बात पे कन्विंस भी कर लिया था। और जो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर हम कराची में करते हैं जी, उसके वो मेहमान थे, उसमें हमने उनको इंडस्ट्री के लोगों से मिलाया और बताया कि ये किताबें अच्छी हो सकती हैं अगर कागज़ जो है उस पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए, और ये अच्छी हो सकती हैं अगर मिल ओनर्स जो हैं उनको इस बात पे उनको तंबीह की जाए कि आप अच्छी किताबों के लिए हमें अच्छा कागज़ देंगे। जी जी, जाहिर है कि उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी कीमत इंपोर्टेड कागज़ से कम होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने इस बात को समझा क्योंकि वो इससे रिलेटेड थे। उन्होंने मुझे वहाँ पे इस्लामाबाद भी बुलाया, FBR वालों से भी सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन फिर वो उस मुशर्रफ साहब की हुकूमत चली गई। उनको हमने ये भी कहा कि आप इस तरफ आइए कि पायरेसी को रोकने के लिए कोई ऐसा लॉ बना दें कि हम इंटरनेशनल पब्लिशर्स को उससे बात कर सकें, और हुकूमती लेवल पे आप उनको गारंटी दीजिए कि आप इस्लामाबाद आएँ और हम पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है पब्लिशिंग, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं और उनसे आपकी बात कराते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जब तक हुकूमती लेवल पे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी ना, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि एक 4th वर्ल्ड कंट्री है हमारी। हम 3rd वर्ल्ड कंट्री के लोग नहीं हैं, हम 4th वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं। मैंने एक बहुत बड़े पब्लिशर से फ्रैंकफर्ट में मेरी मुलाकात हुई, तो वो अपना सारा प्रिंटिंग का काम इंडिया से चाइना ले जा रहे थे। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? जी, वो बहुत मुस्कुराए। उन्होंने अपने राइट हैंड को देखा जो एक इंडियन थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने 2 साल फिजिबिलिटी के सिलसिले में पाकिस्तान में अपना सारा वो किया है होमवर्क, और कराची और लाहौर की जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसको हमने बहुत करीब से देखा है। वहाँ के जो मसाइल हैं उसके अंदर एक आपके यहाँ पेपर है जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, और उसके जब जाते हैं लोकल इंडस्ट्री के जो पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसके रेट बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि आपके यहाँ बिजली का बुरहान है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की वजह से हम आपके यहाँ नहीं आ सकते। और तीसरी बात जो है वो ये है कि आपके यहाँ कोई ऐसा सेक्टर गवर्नमेंट ने डेवलप नहीं किया हुआ जो आपकी इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है ना डॉक्टर साहब। आप कोरंगी चले जाएं, साइड चले जाएं, तो आपको शर्मिंदगी होती है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में आएँ। बिल्कुल, आप किसी कच्ची आबादी में आते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे ना पानी का निकास है, ना पानी अवेलेबल है, ना सड़कें हैं, कुछ नहीं है। और अगर आप मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, तो उनका इंडस्ट्रियल एरिया देखिए। तो ये तमाम लोग जो कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज हैं, क्योंकि हम पब्लिशिंग के शोबे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान जाती हैं। हिंदुस्तान में लेबर कॉस्ट अब बढ़ रही है, वहाँ पे तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा उनको चाइना सस्ता पड़ रहा है, तो अब वो इंडिया से चाइना जाना शुरू हो गए। अच्छा, सर एक चीज़ है जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आई है, हम सिर्फ पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव बात नहीं कर रहे, कि सर्च इंजन हैं। अब तो तालीम की अहमियत से ऐसे लग रहा है कि किताबें माइनस हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट दाखिला लेता है तो उसे वो आईपॉड या क्या कुछ कहलाता है वो मिल जाता है सारी चीज़ें, और उसमें उनकी बुक्स पूरी बसी हुई हैं। बिल्कुल सही। तो ये नई टेक्नोलॉजी ने किताबों की कुछ खरीदारी को डिक्लाइन कर दिया है कुछ। डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, लेकिन अभी हम इतने गरीब मुल्क हैं जी कि हम अगर हम ये देखें, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये 10% लोगों के लिए कर रहे हैं। जो 90% लोग हैं हमारे गांव देहातों में जी, उनके पास तो एक क्लास के अंदर एक किताब होती है जी। इसीलिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की एक पॉलिसी है जो पूरे मुल्क में 4 प्रोविंसेस के अंदर अप्लाई हुई है कि किताबों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट छपवाती है और फिर उनको तकसीम करती है। अभी हमारे यहाँ बहुत गुर्बत है, कंप्यूटर का
गांव देहातों में और छोटे शहरों में पहुंचना इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसको अभी मेरा ख्याल है 20 साल तो लगेंगे। अगर हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो पहुंच चुका है, लेकिन अक्सरियत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है अली साहब, अभी आपसे हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, अजीज़ खालिद साहब से बुक पब्लिशिंग और बुक सेलिंग पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा जनाब अजीज़ खालिद साहब से, चेयरमैन है पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन से। अजीज़ खालिद साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में डिक्लाइनिंग हैबिट्स ऑफ रीडिंग, तो इस सिलसिले में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ थोड़ा सा रीडिंग हैबिट्स को डेंट दिया है, तो क्या वजूहात है इसकी और इसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखें, पहले ही हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट्स बहुत कम थी जी, ठीक है। फिर हमारा जो सारा सिलसिला है वो इंग्लिश और उर्दू के दरमियान डिवाइड हो गया, बिल्कुल। यानी कि एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं कि कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में मुश्ताक यूसुफी साहब तशरीफ़ लाए, मैंने उनको बुलाया था, उनके साथ उनकी नवासियाँ भी थी। तो मैंने देखा कि वो इधर उधर टहल रहे हैं परेशान। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे भाई मैं तो जो उर्दू की कुतुब आई हैं हिंदुस्तान से और पाकिस्तान की जो है, मैं तो वो सारे उसमें लगा हुआ था, वो नवासियाँ आगे पीछे हो गई। वो ये 2-3 हमारे जो दोस्त पब्लिशर्स हैं बड़े, लिबर्टी और पैरामाउंट वगैरह, इनके स्टॉल्स में गई हैं, वो मिली नहीं रही हैं। तो मुस्कुराए, मुझे देखा, मुझसे कहने लगे देखो उर्दू का कितना बड़ा मैं राइटर हूँ और कितना लोग मुझे पूछते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, और मेरी बेटियां जो है इंग्लिश लिटरेचर को ढूंढ रही हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बड़ा बात मैसेज हो गया ये। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है कि आपके जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपके यहाँ जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हों, चाहे वो आपकी नेशनल लैंग्वेज हो, उसके अंदर काम जो है वो स्लो होता चला जा रहा है। दूसरी बात जो है वो ये कि जाहिर है कि उसकी अवेलेबिलिटी फिर मुश्किल होती चली जा रही है। बिल्कुल। रीडिंग हैबिट्स स्कूल से डेवलप होती है। जी, जिस वक्त 1972 में नेशनलाइजेशन हुआ, उससे पहले हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होती थी। बिल्कुल। हर मोहल्ले के अंदर लाइब्रेरीज होती थी, जो बाद में वीडियो लाइब्रेरीज में तब्दील हो गई। ठीक है, जो स्कूल्स में होती थी वो ख़त्म कर दी गई क्योंकि स्कूल नेशनलाइज हो गए। 1986 के बाद जब प्राइवेट स्कूल्स को परमिशन मिली है और वो फिर बनना दोबारा शुरू हुए हैं, तो डॉक्टर साहब मैं इस बात में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को जाके विज़िट करें तो आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे स्कूलों ने भी लाइब्रेरी कॉर्नर्स बनाए हैं। बिल्कुल बनाए सर। वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको लाइब्रेरी की क्लासेस भी दे रहे हैं, लेकिन मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? रीडिंग मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंग्लिश होता है जी। तो नेचुरली वो इम्पोर्टेड किताबों की तरफ चला जाता है। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं कराची की, ये बात कर रहे हैं हम लाहौर, इस्लामाबाद की, पेशावर ले लें, कोयटा ले लें, यानी जो बड़े शहर मेन शहर। लेकिन अगर हम अंदरून सिंध चले जाएं, अंदरून पंजाब चले जाएं तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे वही बिल्कुल वही बात है कि बच्चों को रीडिंग हैबिट्स की डेवलपमेंट नहीं है। जब वो बड़े होते हैं, भाई कल का बच्चा आज का नौजवान है और आज का नौजवान कल का पाकिस्तान का लीडर है। बिल्कुल। तो जब आप उसको रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप करवाएंगे तो नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह उसको वो किताबें अवेलेबल नहीं होती जो उसको उसके बड़े बताते हैं, या हमारे बड़े हमें बताते थे अपनी किताबों के सिलसिले में, या हम देखते थे हमारे घरों में रखी होती थी, वो अब उन घरों में नहीं होती। तो बिल्कुल डिक्लाइन है और इसके असरात भी पड़ रहे हैं। हमें दुआ ये करनी चाहिए कि हम अगर इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो हमें इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आप लोग बहैसियत पब्लिशर्स, बहैसियत बुक सेलर्स अपने प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं कि ये डिक्लाइन होता हुआ कल्चर को आप थोड़ा सा सहारा दें? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने मैं आपको अपनी गुफ्तगू के शुरू में बता रहा था कि हमने जब दिल्ली बुक फेयर गए और फ्रैंकफर्ट बुक फेयर गए, लंदन बुक फेयर गए, तो हमारे जहन में ये तमाम ख्यालात आए कि ऐसे फेयर्स जो है ना हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। बिल्कुल। और दिल्ली बुक फेयर जो था जाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो जब वहाँ पे इतना बड़ा बुक फेयर हो सकता है 10 दिन का, और वो 29 हॉल्स में हो सकता है, और उसके लिए 5 रुपए का टिकट होता है जिसके लिए आपको 2 घंटे बाहर लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद आप उस प्रगति मैदान के उसमें अंदर एंटर होते हैं। तो एज ए चेयरमैन पब्लिशर एसोसिएशन जब मुझे उन्होंने इनवाइट किया तो मैंने उनको ना सिर्फ सराहा और उनकी तारीफ़ की और उनकी हुकूमत की तारीफ़ की, बल्कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते।
तो जब हम वहाँ से वापस आए तो हमने कराची के अंदर कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के नाम से एक बुक फेयर बनाया, जो कि हर साल दिसंबर के महीने में एक्सपो सेंटर कराची में होता है जी। उसका सफ़र आज से 10 साल पहले एक हॉल से शुरू हुआ था। उसके लिए पैसे हमने चंदा करके जमा किए थे और उसके बाद आज वो 3 हॉल्स में जा चुका है। हमारा मकसद ही ये है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर बुक कल्चर को प्रमोट किया जाए, किस तरह किताबों को अंडर वन रूफ लाके अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी यंग माओं के लिए उनको वहाँ पे वो प्रोवाइड की जा सके जी। हर किस्म का मटेरियल जो है मुख्तलिफ ज़बानों का वो अंडर वन रूफ उनको मिल सके। सबसे आखिर में लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, दुनिया के लिए एक मैसेज कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ये एक टेररिस्ट कंट्री नहीं है, ये एक बुक लवर्स की जगह है। बिल्कुल है। ये एक, यहाँ पे लोग, आपको देखना है, आप आके देखें कि अगर कहीं कोई धमाका होता है तो उस वक्त उसकी सराउंडिंग्स में 1000 आदमी भी नहीं होता जहाँ पे धमाका किया जाता है। अब तो वो मस्जिदों और अस्पतालों तक पहुँच गए हैं दहशतगर्द। लेकिन अगर आप एक्सपो सेंटर आएंगे तो आपको एक नया आपको सिनेरियो मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, और आपको दुनिया के लिए जो हम मैसेज दे रहे हैं वो मिलेगी कि बाहर का जो गेट है एक्सपो सेंटर का, वहाँ से लेकर और अंदर जब आप एक्सपो सेंटर में दाखिल होते हैं वहाँ तक सब लोग क्यू में खड़े हुए होते हैं। कोई आदमी ये नहीं कर रहा होता कि वो दूसरे की जगह से निकल के चला जाए। ये वो मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा तबका होता है जो अपने तनख्वाह में से 80% जो पैसे होते हैं वो अपने घर में बच्चों की तालीम पे लगा रहा होता है। बिल्कुल। वो अंदर आ रहा होता है, लाइन में लगकर, धक्का देकर नहीं आ रहा होता जी। सिविलाइज कंट्रीज का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो आपको सड़कों पे इसलिए नजर नहीं आता कि उस पढ़े लिखे आदमी को धक्का देकर साइड में कर दिया जाता है। जब वो लाइन में लगता है एक्सपो सेंटर में तो वो एक के पीछे एक लगा हुआ होता है। वो अपनी बेटी के साथ होता है, वो उसकी माँ, व्हील चेयर्स पे लोग होते हैं जी। सर, एक दफ़ा एम्बुलेंस आई तो मैं बेइंतहा घबरा गया। मालूम चला एक साहब आए हैं जो उठ नहीं सकते। अच्छा, उनको एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकते। उनकी वाइफ, वो एम्बुलेंस को, मैं खुद बाहर निकला, मैंने तेज़ी से, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं आप घबराएं नहीं, मैंने एम्बुलेंस रेंट पे लिए क्योंकि मेरे शौहर को किताबों का बेइंतहा शौक है। अच्छा। तो वो जिस बुक स्टॉल पे गए मैंने उनको पैसे नहीं लेने दिए। कि एक ऐसा बुक लवर जी जो एम्बुलेंस में आया, हमने उसको प्रोमोट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने कहा पता नहीं दुनिया में क्या मैसेज है कि लोग लेट के आ रहे हैं या बीमार लोग आ रहे हैं। तो लेकिन उसका जो पॉजिटिव बात है डॉक्टर साहब वो ये है कि लोग किताबें खरीदना चाहते हैं, लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं। हमारे बुक कल्चर को प्रोमोट करने में हमारे साथ जो सबसे बड़ा ताउन है वो यंग माओं का है। जी सर, मेरा एक सवाल भी आपसे यही था कि अगर हम देखा जाए तो देखें सबसे पहली दर्जगाह माँ की गोद है। बिल्कुल। तो आपका टारगेट मार्केट में यंग मदर्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है। क्या इसके लिए आप कर सकते हैं? देखिए इसके लिए तो वो बेचारियाँ हमारे लिए कर रही हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि ये मैंने दिल्ली में देखा था और मैंने जब हिंदुस्तान के पब्लिशर्स को फर्स्ट कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में इनवाइट किया तो कोई 50 के करीब उनके पब्लिशर्स आए थे। हमारा एक हॉल था, दिसंबर का महीना, कोयटा इवेंट्स चल रही थी और अंदर जो है वो इतनी गर्मी थी क्योंकि आप चलने की जगह नहीं थी। अच्छा। तो मैं और मेरे साथ जो हिंदुस्तान पब्लिशर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो बाहर आके फुटपाथ पे बैठ गए। एक्सपो सेंटर की जो क्यारी बनी हुई होती है वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक साहिबा उतरी, उनके साथ 3 बच्चे थे। तो वो गाड़ी लॉक करने, शीशे चढ़ाने के वक्फे के दरमियान वो बच्चों से बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा बेटा हाउ मैनी बुक्स यू आर गोइंग टू टेक? वो कहना मामा आई वॉन्ट 3 बुक्स। वो कहने नो यू आर गोइंग टू टेक 10 बुक्स। तो शर्मा साहब मेरी तरफ मुस्करा के मुड़े, कहने के अजीज़ खालिद साहब मुबारक हो। आज से 30 साल पहले दिल्ली बुक फेयर का जब आगाज़ हुआ तो हिंदुस्तान की यंग माओं ने इसी तरह हमारी मदद की थी। अच्छा। आज आपका पहला साल है, मैं आपको इस पहली ईंट रखने पे मुबारकबाद देता हूँ कि आपके मुल्क में भी वैसी ही यंग माएँ हैं जो अपने बच्चों को 3 किताबें नहीं दिलाना चाहती, वो 10 किताबें दिलाना चाहती हैं। जी बिल्कुल। तो सर इस मुल्क के अंदर आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपकी मिडिल क्लास जो है उसको अवेयरनेस है इस बात की कि तालीम कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। वो परेशान है कि हमारे लिए अच्छी किताबें क्यों नहीं हैं, और हम उनको अंडर वन रूफ उनको किताबें प्रोवाइड कर रहे हैं बग़ैर हुकूमती सरपरस्ती के, अपनी मदद आपके तहत। आपके तवस्सुत से इसी गुफ्तगू के अंदर मैं ये चाहूँगा कि आप इस बात को प्रोमोट करें कि हम सब मिलके
अपना एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हम इज्जत के साथ रह सकें, जिसमें हम सुकून के साथ रह सकें, जिसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। और जब हम दुनिया में कहीं ट्रैवल करें तो हमारी बेइज्जती ना हो कि आप पाकिस्तानी हैं, साइड में आ जाएं। बिल्कुल। उस पाकिस्तान के लिए डॉक्टर साहब आपकी भी मदद है, मेरी भी मदद चाहिए। उन यंग माएँ तो मेरी मदद कर रही हैं, बिल्कुल, हमारी दीगर, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये सोचना होगा कि क्या वो इस मुल्क के लिए ऐसी कोई पॉलिसी दे सकते हैं जिसमें आइंदा आने वाला कल एजुकेशन का जो है उसमें एजुकेशन और बुक इंडस्ट्री दोनों का कोई हमारी लीडरशिप में थोड़ा सा विजन का फकदान है कि बुक का इमीडिएट फ़ायदा नहीं है, आने वाले कल फ़ायदा है बुक का। ये सोच डेवलप हमने करनी है। डॉक्टर साहब मैं तो कहता हूँ पॉजिटिव कोई भी सोच इनकी डेवलप हो जाए, बिल्कुल, हुक्मरानों की। बिल्कुल, मैं उसमें राजी हूँ, क्योंकि मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि आज वो बिल्कुल फंड्स रेज कर दें और वो, लेकिन उनको टैक्सेस को देखना चाहिए, उनको कागज़ के इंपोर्ट के ऊपर देखना चाहिए। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था। इस खैर से ये बताइए कि आप लोग क्या काम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी बुक्स की कीमतों में कुछ कमी आ जाए। डॉक्टर साहब देखिए, कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब देखें, जो लोकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है जी, उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कागज़। जी, किताब कागज़ के बगैर तो बन नहीं सकती। जी, 50% कॉस्ट ही किताब की कागज़ की होती है। जी हाँ। अब आपके पास जब 10 किताबें आपके सामने आती हैं, आप हमारे कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इंपोर्टेड किताबें और फॉरेन बुक्स, जी, हम वो वैसी ही किताबें पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें अच्छी क्वालिटी का कागज़ मिले। ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि नहीं आप हमें महंगी किताब दे दें, आप बाहर का इंपोर्टेड कागज़ इस्तेमाल करें, उनकी तादाद 5% नहीं है पाकिस्तान में। यकीनन तो कमर्शियली फीजिबल नहीं होता। नहीं होता। ठीक ठीक। तो अब सर ये बताइए कि जिस तरह से मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में आपसे तज़किरा किया था कि हमारे पड़ोस मुल्क में जो है वो इंटरनेशनल पब्लिशर्स की से कोलैबोरेशन किया जाता है और वो को ऑथर अपना भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम हम अडॉप्ट नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे साथ जब तक हुकूमत पाकिस्तान नहीं शामिल होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि साबिक वज़ीर आज़म के दौर में नेशनल बुक फाउंडेशन बनी थी। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत आके बिजनेस करे, जी जी जी, हुकूमत आके स्टेट एजेंसियां चलाए, हुकूमत आके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोले। मैं ये कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर के करें, लेकिन उसको मॉनिटर करें। ठीक है, ये दुनिया में हर जगह होता है। रेगुलेटरी बॉडी तो हर जगह होती है। बिल्कुल होती है सर। आपका, मैं मीडिया पे बैठा हूँ, आपके यहाँ भी है ना? जी जी। और आप उसको इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो इतना ज़्यादा आपके पास सख्ती करे कि आप मुझसे बात ही ना कर सकें। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप पाकिस्तान के आवाम तक सही गुफ्तगू पहुँचाना चाहते हैं और सही सोच पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए आपका चैनल काम कर रहा है। बिल्कुल सर। अब इससे आगे बढ़ूंगा, अगर मैं, जैसे यही बात आपने की ना कि रेगुलेटरी बॉडी, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जो आपको वो टारगेट अचीव करने से रोक रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं? सोच, उनकी सोच ही नहीं है। अच्छा। हुक्मरान सोचते हैं कि एजुकेशन इतना लो प्रोफाइल बात है, उसकी अहमियत ही नहीं है। तालीम की इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए कोई अहमियत नहीं है सर। वो चाहे इस्लामाबाद का हुक्मरान हो, चाहे वो लाहौर का हुक्मरान हो, चाहे वो कराची का हुक्मरान हो, चाहे वो कोयटा और पेशावर का हुक्मरान हो, जहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, उनको नहीं इस बात की सोच है कि उनके लिए तालीम, हमारे एक आम बच्चे के लिए और मिडिल क्लास का आदमी जिस वक्त बाहर आएगा और वो इस मुल्क के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जाके क्या कहा हिंदुस्तान में कि जितने मेरे मुल्क की आबादी नहीं हो, उससे ज़्यादा तो 40 करोड़ की आबादी आपकी मिडिल क्लास की है, जो इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गई है। जी सर, वो हुक्मरान हैं दुनिया के। इसी तरह आपको ये सोचना होगा कि आप तालीम के लिए इस मुल्क में क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ फ्री देखें, मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री दूंगा ना जी, उसकी अहमियत आपके लिए नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपसे 10 रुपए ले लूँगा उसके, तो शायद उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल। इसी तरह आपने तालीम को फ्री कर दिया है, बहुत अच्छा किया है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। ये एक पॉलिटिकल इशू है जिसमें 3 पॉलिटिशियन आके मेरे सर पर सवार हो जाएंगे, एक सेनेटर होगा, एक MP होगा, एक MNA होगा। बिल्कुल। और वो ये कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, हम गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम ये इस बहस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन आप उन तालीमी इदारों के लिए उनकी बिजली कम कर सकते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस कम कर सकते हैं। आप उन पब्लिशिंग इदारों के लिए उनकी बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं, आप उनके ऊपर टैक्सेस को कम कर सकते हैं, आप सेल टैक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड और दीगर जो टैक्सेस हैं उनको कम कर सकते हैं। सर, इस तरह उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो चलें, अच्छा है। मेरे जहन में एक सवाल था जिसका जवाब आपने इसमें भी दे दिया
कि मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आपके क्या सजेशंस होंगे कि इन मसाइल के हल के लिए और रीडिंग कल्चर को बढ़ाने के लिए, तो आपने अपने इस जवाब में इसको शामिल कर लिया है कि ये बिजली सर। लेकिन अब अगर आप ये देखा जाए, एक्सपोर्टर कहता है टेक्सटाइल सेक्टर पे बिजली की छूट दे दी जाए, राइस मिलर कहता है इस पर दे दी जाए, तो फिर डोमेस्टिक वाला कहता है कि सबकी बिजली हमसे ले रहे हैं, तो फिर बिजली की कीमत क्या की जाए फिर? डॉक्टर साहब, मैं चूँकि मैं KC का मालिक नहीं हूँ जी, और मैं खुद दुबई में नहीं रहता जी, इसलिए मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता, सही बात है। लेकिन मैं इसका एक जवाब ज़रूर दे सकता हूँ कि साथ में हिंदुस्तान है, वो हिस्सा जो कल का आपका मशरक़ी पाकिस्तान था, जी, जो आज बांग्लादेश है, वो आपसे आगे क्यों जा रहा है? बिल्कुल मैं इसका जवाब सिर्फ उन हुक्मरानों से कहूँगा कि उन दे बिजली दिया के आपने ओनरों जवाब। से पूछे सर, आपने मुझसे जवाब नहीं दे पूछे। दिया और मैंने ये मैं समझ गया कि आपके जवाब जाहिर है कि ये मेरा शोबा नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हिंदुस्तान का पब्लिशर क्यों खुश है, बिल्कुल बांग्लादेश का पब्लिशर क्यों खुश है? एक से आप आज़ाद हुए और एक आपसे आज़ाद हुआ, ये कहकर के आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, दोनों तो तरक्की कर रहे हैं, आप क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि ये सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आप और आपके रफ़क़ा काम कर रहे हों और आप समझते हैं कि इस काम से पाकिस्तान की पब्लिशिंग इंडस्ट्री को तरक्की होगी? सर, मैं तो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर को एक बच्चे की तरह लेके जा रहा हूँ जी, और उसको मैं एक तंदुरुस्त नौजवान की हैसियत से कुछ अरसे बाद देखना चाहता हूँ, बिल्कुल, और उसके अंदर मुझे बेइंतहा कामयाबी हो रही है। और वहाँ पे मैंने ना सिर्फ ये कि बुक सेलर्स और पब्लिशर्स पूरे पाकिस्तान के मैंने एक जगह अंडर वन रूफ ले आया हूँ, बल्कि मैं इंटरनेशनली जो पब्लिशर्स खुद भी नहीं आना चाह रहे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं लेकर आ रहा हूँ। वो कहते हैं जी आपके यहाँ टेररिज्म है, हम नहीं आ सकते, ये वो जितनी भी वो ये बातें कर सकते हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं उनसे कहता हूँ आप सही कह रहे हैं, क्या आप किताबें भेज सकते हैं? वो कहते हैं हाँ जी भेज सकते हैं। हम कहते हैं आप किताबें डिस्प्ले कर दें, आप कुरान शरीफ डिस्प्ले कर दें। जी, आज जो लोग हमसे कहते थे वो ऐसे इंटरनेशनल पब्लिशर्स के हम कुरान शरीफ भी डिस्प्ले नहीं कर सकते, आज वो खुद टेररिज्म का शिकार हो गए, लेकिन हम उनसे कहते हैं आप हमें बुलाएं, हम आएंगे आपके यहाँ, चाहे आप इराक में हो, चाहे आप शाम में हो, चाहे आप लीबिया में हो, चाहे आप मिस्र में हो। सही, ये रिसर्च कल्चर वो किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं हमारे पास? सर देखें, ये जो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर है, ये एक तरह से एक ऐसा पहला स्टेप है जो मैं फ्रैंकफर्ट में देख कर आया हूँ। मैंने जर्मनी से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, जर्मनी मेरे लिए एक आइडियल कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जिसको दुनिया में 2 जंग अजीम के बाद तबाह कर दिया गया और जो हमारे बाद आज़ाद हुआ और जिसको हमने 1960 तक एड दी, वो मुल्क आज हमें ना सिर्फ एड दे रहा है, हमें बता रहा है कि आपको किस तरह आगे जाना है, हमें तालीमी शोबे में मदद कर रहा है। बल्कि जब मैं जर्मनी जाता हूं तो मैं उनको देखता हूं कि किस तरह जिस तरह वो प्राउड हैं कि हम जर्मन हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि उनके साथ क्या किया गया। मैंने वहाँ पे मेरे साथ पब्लिशर्स का डेलीगेशन था, वो जो हमारे जो होस्ट थे उसमें एक यंग लड़की थी जर्मन और एक लड़का था, तो वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे, आपके जो बड़े हैं उन तो बात ही नहीं कर पाते जो 50 को क्रॉस किए हुए। तो उन्होंने मुस्कुरा के मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब वो हमारी टूरिस्ट जो बस थी वो हमें बर्लिन वगैरह दिखा के और फिर वो होटल में छोड़ा, तो वो लोग जाके कॉफ़ी शॉप में बैठ गए और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जब हमने आज़ादी हासिल की आज से 10-15 साल पहले, वॉल ऑफ बर्लिन गिराई, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी शराइत के अंदर कि आपको अंग्रेज़ी सीखनी होगी। तो हमने अंग्रेज़ी सीखी क्योंकि हमें जर्मनी को आगे लेके जाना है। बिल्कुल, ये उनका बड़ा मुख्तसर सा जवाब था जो मेरे लिए मैसेज थी। बिल्कुल, ऑथरशिप भी डेवलप हो सकती है, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर ऑथरशिप की कमी है, फकदान है। सर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छे ऑथर नहीं मिल पाते, उन अच्छे ऑथर्स को अच्छी रॉयल्टी नहीं मिल पाती। तो क्या वजूहत हो सकती हैं? रॉयल्टीज़ की वजूहत हो सकती हैं? सर वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप डॉक्टर साहब, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपने PhD किया हुआ है, आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने शोबे के डीन हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, आप एक किताब लिखते हैं मार्केटिंग के ऊपर, मैं आपकी किताब छापता हूँ और मैं आपको उसकी रॉयल्टी नहीं देता, तो आपको तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल, इसके लिए कोई लॉ होना चाहिए बिटवीन पब्लिशर एंड है, उसको अप्लाई नहीं होता, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें एक अच्छे अपने मुल्क की तरक्की के लिए इन चीज़ों के लिए बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, और उसके लिए हम अपने एसोसिएशन से भी कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे पढ़े लिखे लोग और दीगर जो लोग हैं उनकी मदद हासिल कर रहे हैं कि हम अपनी ऑथरशिप को किस तरह डेवलप करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनाब अजीज़ खालिद साहब की, चेयरमैन है पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन की। और यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। इनकी बात सुनकर हमें फ़ौरी तौर पर उठ नहीं जाना चाहिए, हमें बैठ कर थोड़ी देर सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजूहात हैं कि तालीम का फ़क़दान होता जा रहा है और तालीम का मेयार वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले ग्रेजुएशन होती थी, आज के ग्रेजुएशन के बाद तो कहते हैं कि अब बताओ कि पढ़ना क्या है। तो लिहाजा हमें बुक कल्चर की तरफ जाना चाहिए। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, किताब का नेमल बदल कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हमें किताबें खरीदनी चाहिए, किताबें जमा करनी चाहिए। और माएँ एक काम कर सकती हैं कि अपने बच्चों में ये कल्चर डेवलप कराएं कि तोहफ़े में किताब की प्रेफरेंस सबसे पहले हो। किसी को तोहफ़ा देना हो तो किताब दो, तोहफे में किताब दें, वो आपके पास रहेगी। किताब वो बच्चा पढ़ेगा, उसका छोटा भाई पढ़ेगा, उसका छोटा भाई पढ़ेगा। यहाँ तो खाने पीने की चीज़ें दी जाएँ, खेलने की चीज़ें 4 दिन में टूट जाएँ तो उसका तो कोई न सीखने को मिलेगा, न इस्तेमाल में मिलेगा, न उसका कोई लॉन्गर लास्टिंग फ़ायदा होगा। हर कोई अपना हिस्से का शेयर अदा करे और बुक कल्चर को प्रमोट करे, तोहफ़े में बुक्स को बढ़ाए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।